सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सभी का कक्षा 7 के अंतर्गत हिंदी अध्ययनशाला में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज आप सभी पाठ 6 चंपा और चमेली नामक पाठ कविता है और इस कविता को कवयित्री प्रतिभा सक्सेना जी ने लिखा है, जिसके अंतर्गत आज आप सभी भाषा बोध प्रश्नों को करेंगे। तो आइए देखते हैं। पिछले दिन के कार्य का मिलान। विद्यार्थियों, पिछले दिन जो कार्य दिया गया था आप सभी उस कार्य का मिलान करेंगे। अगर गलतियां हैं या कुछ त्रुटियां की हैं आपने तो उन्हें सुधार करके पुनः लिखेंगे। आइए देखते हैं। काव्यबोध प्रश्न है, जिसके अंतर्गत पहला प्रश्न है बहुविकल्पी। निर्देश क्या दिया गया है? सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर प्रश्न है कि सिसक कर कौन रो रहा था? चंपा, चमेली, मैना। आपको मालूम था कि चमेली रो रही थी, तो यानी चमेली के सामने जो विकल्प दिया गया है उस पर आप सही का निशान लगा देंगे। अच्छा, निशान इतना बड़ा भी ना हो कि ब्रैकेट के बाहर चला जाए, इसलिए छोटा सा साफ सुथरा लगाएं। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों कि चंपा के समझाने पर चमेली के मन में कौन सा भाव जागृत हुआ? दुख का, खुशी का, निराशा का? तो विद्यार्थियों, आपको मालूम होगा कि खुशी का भाव जागृत हुआ, क्योंकि वह आज़ादी के महत्व को समझ गई थी। वह समझ गई कि इन्हें भी आज़ाद रहना चाहिए, यह जंगल में या अन्य अपने पक्षियों के साथ खुश रहते हैं। गा नंबर है कविता चंपा और चमेली का दूसरा उपयुक्त शीर्षक कौन सा है? मेरी मैना, पिंजरे की मैना, आज़ादी का सुख। वास्तव में पिंजरे की मैना नहीं कहा जा सकता, ना तो मेरी मैना, आज़ादी का सुख कहा जा सकता है। तो ये विकल्प सही है। इसके पश्चात अगला है कि ये कविता हमें क्या सिखाती है? आज़ादी सबको प्रिय होती है, पक्षी प्रेम के पात्र नहीं होते, अनेक पक्षियों को एक साथ पिंजरे में रखना चाहिए। नहीं, आज़ादी सबको प्रिय होती, यानी विकल्प पहला सही है। अब विद्यार्थियों, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या अधिक शब्दों में लिखिए। आप सभी ने इन प्रश्नों के उत्तर अभ्यास पुस्तिका में लिखा होगा। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। दोनों सहेलियों के नाम क्या थे? विद्यार्थियों, इन प्रश्नों के उत्तर एक या दो शब्दों में ही लिखना है, वाक्य में नहीं लिखना। तो आपको मालूम था कि चंपा और चमेली, तो केवल लिख देना है चंपा और चमेली। खा नंबर प्रश्न है, मैना को किसने पाल रखा था? तो इसका उत्तर होगा चमेली। क्या उत्तर होगा? चमेली। कौन उदास था? सभी लोग सोचेंगे उदास कौन था? मैना? नहीं विद्यार्थियों। तो चंपा उदास थी? नहीं, चमेली उदास थी। तो क्या उत्तर होगा? चमेली। मैना कहाँ रहती थी? तो मैना पिंजरे में रहती थी। आप सोच रहे होंगे कि जंगल में तो रहती थी। विद्यार्थियों, कविता के आधार पर उत्तर देना है, अनावश्यक उत्तर ना लिखेंगे। पिंजरे में बताया गया है कविता में कि पिंजरे में रहती थी, जब वो छूट गई तब कहाँ चली गई? जंगल में। सही उत्तर क्या होगा? पिंजरे में। इसके पश्चात विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 3 है विद्यार्थियों, लघु उत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आप सभी ने इस प्रश्न को भी कर लिया होगा। का नंबर है कि चमेली क्यों उदास थी? तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर होगा चमेली की मैना पिंजरे से उड़ गई थी, इसलिए चमेली उदास थी। या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि चमेली इसलिए उदास थी क्योंकि उस पिंजरे से उसकी मैना उड़ गई थी, या उसकी प्यारी मैना उड़ गई थी। आप अपने तरीके से लिख सकते हैं। आज़ादी सबको प्यारी क्यों लगती है? तो आप सभी ने शायद इसी तरह लिखा होगा कि आज़ादी सबको प्यारी इसलिए लगती है क्योंकि मनुष्य हो चाहे पशु या पक्षी, सभी अपनी इच्छा से जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, अर्थात वह कहीं भी आ जा सकते हैं
और अपनी इच्छा से कुछ भी खा सकते हैं, परंतु कैद खाने में रहकर ऐसा नहीं कर पाते। ना तो कहीं आ सकते हैं, ना कहीं जा सकते हैं। तो यह इसलिए आज़ादी प्रिय है। तो आज़ादी सबको इसलिए प्यारी होती है, चाहे वह मनुष्य हो या पशु पक्षी हो, क्योंकि वह अपनी इच्छा से अपना जीवन बिता सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं और कुछ भी खा पी सकते हैं, लेकिन कैद खाने में रहकर ऐसा नहीं कर सकते। मैना क्यों बेबस थी? मैना इसलिए बेबस थी क्योंकि वह पिंजरे में बंद थी, अपने साथी पक्षियों के साथ खुली हवा में नहीं उड़ पा रही थी। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। मैना कैसे खुश होगी? तो विद्यार्थियों, आपने कविता पढ़ा था, उसमें लिखा था कि मैना डालों पर झूलकर खुले में अपने साथियों के साथ उड़कर घोंसले बनाकर वह दाना पानी खा पाकर खुश होगी। कैसे? कि मैना डालों पर झूलकर खुले में अपने साथियों के साथ उड़कर घोंसले बनाकर वह दाना पानी खाकर खुश होगी, अर्थात वह अपना जीवन, नया जीवन शुरू करेगी। विद्यार्थियों, भाषा बोध प्रश्न के अंतर्गत दिया गया है, दिए गए शब्दों के वाक्य बनाइए। तो प्रश्न संख्या 7 है, सिसकी पिंजरे नीड़ सांझ सकारे। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है, आप पाठ्य पुस्तक में देखेंगे तो बगल में जगह है, ऊपर से लिखना शुरू करेंगे तो जरूर उत्तर आ जाएगा। यानी प्रश्न संख्या 6 के बगल से लिखना शुरू करेंगे। जैसे सिसकी, सिसकी से वाक्य बनाना है कि चंपा सिसकी भरते हुए रो रही थी। इस तरह से वाक्य बनाएंगे। चंपा रो रही थी या चमेली? विद्यार्थियों, वाक्य में कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि वाक्य बनाना है। आप दूसरा लिख सकते हैं कि सीमा सिसकी भरते हुए रो रही थी। इस तरह से इन शब्दों से आप वाक्य बनाएंगे। पाठ्यपुस्तक में जगह है, कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो अभ्यास पुस्तिका में भी करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे है कि अंशिता सिसकी भर कर रो रही थी। पिंजरे से बनाया गया है कि पिंजरे में तोता बंद है। नीड़ से क्या बना कि पक्षी तिनका जोड़कर नीड़ बना लेते हैं। आप अपने से बना सकते हैं कि पक्षी नीड़ में रहते हैं। इस तरह से सांझ सकारे, कोयल सांझ सकारे कूकने लगती है। मैना सांझ सकारे दाना चुगने के लिए निकलेगी। अगला है विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 8, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो विद्यार्थियों, जो शब्द दिए गए हैं आपकी पाठ्यपुस्तक में, उन शब्दों के नीचे ही लिख देंगे, छोटे छोटे शब्दों में कॉमा लगा करके। या तो दूसरी तरफ लिखेंगे, प्रश्न के सामने लाइन खींच करके शब्द के सामने। रोना का विलोम आप सभी को मालूम है, बंद का विलोम मालूम है, कसूर का विलोम क्या होगा, बेकसूर। खुश का विलोम क्या होगा, आप सभी को मालूम है। तो खुश का नाखुश है जैसे। तो इस तरह से आप सभी को करना है। छोटा बड़ा, सुख दुख, सच झूठ, प्यार नफरत या घृणा, रोना का हंसना, कसूर का बेकसूर। इस तरह से इन शब्दों के विलोम शब्द आप सभी लिखेंगे। अगला है निम्नलिखित शब्दों के दो पर्यायी शब्द लिखिए। पर्यायी यानी पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो पानी का पर्यायवाची क्या होगा, आपको मालूम है। मुंह का क्या होगा, मुख। या मुख का होगा मुख। इसमें नहीं आ रहा तो एक ही लिख देंगे। डाल का पर्यायवाची विद्यार्थियों शाखा व टहनी होगा। और पंछी का पर्यायवाची खग या पक्षी होगा। इसके पश्चात विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 10 है, नीचे दिए गए क्रिया शब्दों का कर्ता से मेल कीजिए। फटकारना का मिलान किससे करेंगे? तो किसने फटकारा होगा, तो आप सभी ने पढ़ा था। खिजाया किसने होगा, भैया ने। रोना यानी कौन रो रहे थे, तो चमेली। उड़ना का मिलान मैना से करेंगे और बोलना का मिलान चंपा से करेंगे, क्योंकि चंपा उसे समझा रही थी। अगला है विद्यार्थियों, पढ़िए और समझिए क्रिया और उसके भेद। जिन शब्दों के द्वारा काम के करने
या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के मुख्य रूप से दो भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया, जिन क्रिया शब्दों के कार्य का फल कर्म पर पड़ता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे यदि वाक्य में क्या या किसे, किसको जैसे प्रश्न लगाए जाएं तो हमें उसका उत्तर प्राप्त होगा। जैसे अजय आम खाता है, तो अजय क्या खाता है, उत्तर मिल गया आम। तो इस वाक्य में क्या है, सकर्मक क्रिया है। ऐसे आप देखना चाहें तो अजय कर्ता हो गया, खाता है क्रिया हो गया, तो ये क्या बचा, कर्म, तो सकर्मक क्रिया हो गई। विद्यार्थियों, कभी कभी वाक्य में दो कर्म होते हैं, आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में निर्जीव वस्तु होती है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में सजीव होता है। तो आइए अभी अन्य उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। अकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं के कार्य का फल सीधे कर्ता पर पड़ता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अमन रो रहा है, तो अमन कर्ता हो गया, रो रहा है क्रिया है, अर्थात इसमें कर्म नहीं है। जब कर्म नहीं है तो कौन सी क्रिया है, अकर्मक। तो इन वाक्य में यदि हम क्या, किसे, किसको जैसे प्रश्न लगाएं तो हमें उत्तर प्राप्त नहीं होगा, इस वजह से यहाँ अकर्मक क्रिया है। तो विद्यार्थियों, आज का बोनस क्वेश्चन ऑफ द डे है, गाय घास खाती है। वाक्य में खाती है शब्द क्या है, इस प्रश्न का उत्तर ऑनलाइन एग्जाम के द्वारा आप सभी देंगे। नीचे क्या निर्देश दिया गया है कि नीचे दिए गए वाक्यों में से अकर्मक और सकर्मक क्रिया छांटकर लिखिए। तो विद्यार्थियों, आप पाठ्यपुस्तक खोलेंगे और पाठ्यपुस्तक में देखेंगे कि वहाँ पर लिखा हुआ है जगह भी बाकी है इन वाक्यों के आगे। तो इन वाक्यों के आगे ही आपको लिखना है कि जैसे बालक जाग रहा है। आइए पहले कुछ अन्य उदाहरणों के द्वारा समझ लेते हैं सकर्मक क्रिया के उदाहरण। जैसे अनमोल पुस्तक पढ़ती है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको मालूम होगा कि जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर पढ़ती है शब्द, पढ़ती है यानी क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, कर्म पर यानी पुस्तक पर। तो यहाँ पर क्या है, सकर्मक क्रिया है। अगर हम वाक्य को अलग करें तो यह क्या हुआ, कर्ता, ये क्या हुई, क्रिया, बचा हुआ शेष भाग क्या है, कर्म। दूसरे वाक्य में अनन्या ने अपनी पुस्तक मुझे दी, किसे दी, मुझे दी। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर अनन्या क्या है, कर्ता है, दी क्या है, क्रिया है, किसको दी यानी मुझे दी, और क्या दी, पुस्तक दी। तो यहाँ पर मुझे और अपनी पुस्तक ये क्या है, कर्म है। तो क्या या किसको का प्रश्न लगाने से अगर उत्तर मिलता है तो कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक। प्रश्न कैसे करना है कि अनन्या ने क्या दी, पुस्तक दी, तो पुस्तक मिल गया, तो पुस्तक कैसी क्रिया हुई, कैसा कर्म हुआ, सकर्मक क्रिया। यानी जब वाक्य में कर्म उपस्थित है तो सकर्मक क्रिया हुआ। अगला है किसको दी, तो मुझे दी। मुझे क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यानी कि यह कौन सा कर्म हुआ, तो यह मुख्य कर्म है। आइए आगे देखते हैं। आयुष फुटबॉल खेलता है। तो विद्यार्थियों, आयुष क्या खेलता है, फुटबॉल। तो यानी क्या प्रश्न करने से उत्तर मिल गया, तो यानी यह कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। यह जरूरी नहीं कि दोनों शब्दों से प्रश्न करने पर दोनों शब्दों के उत्तर वाक्य में हो। आयुष किसको खेलता है तो उत्तर नहीं मिलेगा, यानी क्या से प्रश्न करें या किसको से प्रश्न करें, या दोनों से प्रश्न करें और किसी में भी अगर उत्तर मिलता है तो वहां पर सकर्मक क्रिया होगी। वंशिका पौधों को पानी देती है। वंशिका किसको पानी देती है, पौधों को। वंशिका क्या देती है, पानी देती है, अर्थात दोनों उत्तर मिल रहे हैं। यहाँ पर कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। आइए आगे देख। अब अकर्मक क्रिया, जैसे पिताजी बैठे हैं। बैठने का जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है तो उसे कौन सी क्रिया कहते हैं, अकर्मक क्रिया। बैठे हैं यानी ये क्रिया है और ये कर्म है। क्या बैठे, पिताजी क्या बैठे हैं,
उत्तर मिल रहा है? नहीं मिल रहा। पिताजी किसको बैठे हैं? उत्तर में कुछ भी नहीं प्राप्त हो रहा, अतः यह है अकर्मक क्रिया। लड़के नदी में तैरते हैं, लड़के क्या तैरते हैं? उत्तर इस वाक्य में नहीं मिल रहा है। लड़के किसको तैरते हैं? अर्थात उत्तर नहीं मिल रहा है। तो विद्यार्थियों कौन सी क्रिया हुई? अकर्मक क्रिया है इस वाक्य में। पतंग पेड़ में फंस गई, पतंग किसको फंस गई? उत्तर नहीं है। किसमें नहीं है से प्रश्न करना, किसे या किसको से प्रश्न करना है। तो यहां भी अकर्मक क्रिया है। पतंग क्या है? करता हुआ फंस गई पेड़ में, तो यहां पर पतंग करता हुआ फंस गई क्रिया हो, पेड़ में फंस गई ये क्या है? क्रिया है। गाय चरती है, तो गाय करता हो गया, चरती है क्रिया है। यहां पर ये कर्म नहीं है। कुत्ता भौंकता है, तो कुत्ता क्या है विद्यार्थियों? करता है और भौंकता है, सब क्रिया है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 में बालक जाग रहा है, तो आपको मालूम होगा कि बालक तो करता है, जाग रहा है क्रिया है। तो इसमें क्या कर्म दिया गया है? जब वाक्य में कर्म नहीं है तो कौन सी क्रिया होगी? आपको मालूम हो गया होगा, आप अपने से चयन करेंगे। खा नंबर है मजदूर ने घर चमका दिया। अब इसमें प्रश्न करें मजदूर ने क्या चमका दिया? मजदूर ने किसको चमका दिया? तो उत्तर मिल रहा है। जब उत्तर मिल रहा है तो कौन सी क्रिया होगी? आपको मालूम होगा। अगला है गीता सुबह भजन गाती है। गीता क्या गाती है? तो उत्तर मिल गया। तो कौन सी क्रिया होगी? आपको मालूम हो गया होगा। ग्वाले वर्षा में घिर गए। ग्वाले किसको घिर गए या क्या घिर गए? उत्तर नहीं मिल रहा। अर्थात जब क्या या किसको का प्रश्न करने पर उत्तर ना मिले तो कौन सी क्रिया आपको मालूम हो गया। राजेश हिंदी पढ़ रहा है। राजेश क्या पढ़ रहा है? अर्थात उत्तर मिल रहा है। तो क्या है, कौन सी क्रिया है? आपको मालूम है। शिशु उठ गया। शिशु क्या गया? उत्तर नहीं मिलेगा। अब इस तरह से प्रश्न नहीं करेंगे क्या उठ गया ना, क्रिया के साथ प्रश्न करना है। शिशु क्या गया? तो उत्तर नहीं मिला, अर्थात यह अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 12 है अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कीजिए। मैंने तो अकेली रह गई, तो क्या होगा इसका? अच्छा, इसे किस में करना है? तो इसे विद्यार्थियों आप सभी जो है अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। मैं अकेली रह गई, इसे क्या सही होगा? मैं तो अकेली रह गई। वे डाल पर झूलेगी, तो इसका उत्तर क्या होगा? वह डाल पर झूलेगी। पिंजरे में पक्षी उड़ गया, यानी पिंजरे से पक्षी उड़ गया। घा नंबर है मैना उसके मन को बहुत भाता था, तो सही उत्तर क्या होगा? मैना उसके मन को बहुत भाती थी। मैना उसके मन को बहुत भाती थी। अगला है कि उसको अपने मन का कहने दो, तो उसे अपने मन की बात कहने दो। उसे अपने मन की बात कहने दो। यहाँ पर बात नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर बात होना चाहिए था विद्यार्थियों। तो उसे अपने मन की बात कहने दो, यह सही होगा। आप प्रश्न में देखें तो मन का यहाँ पर बात लिखा हुआ है। क्या लिखा है? बात। तो उसे अपने मन की बात कहने दो, इस तरह से आपको लिखना है। तो इसे आप सभी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। प्रश्न संख्या 13 है नीचे दिए गए उदाहरणों के अनुसार विलोम शब्द लिखिए। केवल 5 शब्द लिखेंगे। जैसे दिया गया है सांझ सकारे, दिन रात, इधर उधर। इसी तरह से 5 शब्द लिखना है और आप इसे पाठ्य पुस्तक में ही करेंगे। आइए देखते हैं। तो आप अपने से लिखेंगे, जैसे दिन रात दिया गया है, छोटा बड़ा, ऊपर नीचे, इस तरह से। तो पाठ 6 पढ़ें व समझें। प्रश्न संख्या 7, 12 है अभ्यास पुस्तिका में, व 8, 9, 10, 11, 13 पाठ्य पुस्तक में करें। तो विद्यार्थियों 7 को आपको अभ्यास पुस्तिका में करना है,
अगर आप पाठ्यपुस्तक में करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रश्न संख्या 6 के सामने से करना होगा। तो इस तरह से करना है। आज का कार्य केवल इतना ही। धन्यवाद। बाय। फिर मिलेंगे।